बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एकम्प्लिस और अप्रूवर। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है एकम्प्लिस या अप्रूवर का, एकम्प्लिस का हम जो भी जब भी वर्ड यूज करेंगे तो उसका एक ही मतलब होगा और वो होगा गिल्टी एसोसिएट, यानी कि जहां पर किसी बंदे ने किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर कोई भी जुर्म किया हो तो उसको हम कहेंगे कि वो उस बंदे का एकम्प्लिस है। ठीक है, तो चलते हैं कैटेगोरिकली इन सारी चीजों की तरफ, हम देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करेंगी। तो इसके लिए जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो हमारे पास है आर्टिकल 16 और इसके अलावा आर्टिकल 129 बी और किसी हद तक आर्टिकल 43 जो है क्यूएसओ का वो डील करता है। और जो अप्रूवर का, अप्रूवर बेसिकली हम कहते हैं कि जहां पर जो कोर्ट है वो किसी भी एकम्प्लिस को इस शर्त पर गवाह बना लेती है जिसको हम सरकारी गवाह या सुल्तानी गवाह भी कहते हैं, वादा माफ गवाह भी कहते हैं, कि भाई आप अगर हमें बता देंगे कि क्या हुआ था और उसकी डिटेल्स दे देंगे ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट करके, तो जो मेन आप कह लें कि गिल्टी लोग हैं, गिल्टी एक्यूज्ड पर्संस हैं, तो उन तक हम पहुंच सकें। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस करता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो सकता है कुछ ऐसी हो कि उसको किसी और ने ना देखा हो और जो लोग उसके अंदर शामिल थे उनसे बेहतर कोई उसका अकाउंट नहीं दे सकता। तो जो प्रोसीजर है पार्डन ग्रांट करने का, एकम्प्लिस से अप्रूवर बनने का, तो वो सेक्शंस 337, 338, 339 और 339 ए सीआरपीसी 1898 में मौजूद हैं। तो चलते हैं, इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज एन एकम्प्लिस। यहाँ पर हमारे पास एक जजमेंट मौजूद है, द फेडरल शरीयत कोर्ट इन इट्स जजमेंट titled Haider Hussain versus Government of Pakistan interprets the word accomplice in the following words. An accomplice is a co-accused, ठीक है, co-accused यानी जिसने जुर्म किया, an associate or partner who has such relation to the criminal act that he or she can be jointly charged with the other accused. अब ये जो jointly charged वाली बात कही गई इस जजमेंट में, इसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये हमारे पास एक बेहतरीन टेस्ट मौजूद है कि हम किसी को एकम्प्लिस कब कह सकते हैं, यानी कि जहां पर दो लोगों को जॉइंटली चार्ज किया जा सके। सेक्शन 239 है गालबन, ये 240 है सीआरपीसी का, जिसके अंदर जॉइंट चार्ज की बात हुई है कि किन लोगों को जॉइंट चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि जॉइंट चार्ज वहीं पर किया जाएगा कि जहां पर दो लोगों ने एक जैसा जुर्म किया हो या फिर उन्होंने मिलकर कोई जुर्म किया हो। ठीक हो गया, तो इसको हम फिर एकम्प्लिस कहेंगे। आगे कहते हैं, accomplice is an accused person who is directly or indirectly concerned in commission of an offense or its privy. He is also known as guilty associate or an approver. Approver वो बनेगा तब जब उसको pardon grant कर दी जाएगी 337, 338, 339 and 339A of CRPC के मुताबिक। उर्दू में इसको हम सुल्तानी गवाह भी कह सकते हैं या वादामाफ गवाह भी कहते हैं। An accomplice is a co-accused until he is granted pardon. Then his position turns to be an approver. ठीक है, तो जब पार्डन ग्रांट हो जाएगी उसको अप्रूवर कहेंगे, पार्डन ग्रांट होने से पहले पहले उसको हम एकम्प्लिस कहेंगे। एकम्प्लिस की बेसिकली डेफिनेशन क्यूएसओ में मौजूद नहीं है, तो इसकी हमेशा हम जो एक गवाह के तौर पर हैसियत है या इसकी स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है, इसके हवाले से हम क्यूएसओ की प्रोविजंस में पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एकम्प्लिस है, इज ही अ कॉम्पिटेंट विटनेस। क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? क्या उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जो एक विटनेस के अंदर होनी चाहिए? अब यहाँ पर हमने इस्लामिक व्यू इसलिए लिया क्योंकि जब हम कहते हैं कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है, इसका प्रियम्बल देखेंगे तो तमाम इस कानून को इस्लाम की प्रोविजन के मुताबिक ढालना था। तो इस्लामिक व्यू इस वजह से हम लेंगे, और इस्लामिक व्यू के मुताबिक एक जो एकम्प्लिस है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, क्योंकि जब हम तज़कियतुश शहूद की बात करते हैं उसकी पहली कंडीशन ही यही है कि वो बंदा जो कि गुनाह कबीरा ना करता हो। अब अगर एक बंदे ने जुर्म किया, एक बंदे ने खुद एक ऑफेंस कमिट किया, वो मान भी रहा है कि भाई मैंने ऐसा किया है,
ठीक है, उसका जो है वो अनक्वालिफाइड और ट्रू कन्फेशन मौजूद है, तो उसके बाद इसका मतलब यही हुआ कि तज़कियतु शुहूद की कंडीशंस तो वो पूरी नहीं कर रहा। तो इस वजह से उसकी जो स्टेटमेंट है, इसके अलावा उसने अपने दोस्तों को धोखा भी दिया हुआ है, वो धोखेबाज भी है, वो चीटर भी है, ठीक है? तो इस वजह से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। लेकिन अगेन जब हम क्यूएसओ की तरफ आते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी मौजूद है, कोई और हमें विटनेस नहीं मिलेगा जो कि उस सारी चीजों के बारे में गवाही दे सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब कहता है एन accomplice is a competent witness as per article 16 of the कानून शहादत order 1984 except in हद cases, though it is permissible that an accused may be convicted on evidence of only one witness, but for accomplice it is provided under illustration B of Article 129 QSO that the court may presume that an accomplice is untrustworthy of credit unless corroborated in material particulars या evidence। अब बेसिकली ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जो बेयर एक्ट है कानून शहादत ऑर्डर का, उसके अंदर तकरीबन यही लैंग्वेज लिखी है और एक कंट्रास्ट ड्रॉ किया गया 16 और 129 में। कहते हैं कि accomplice is a competent witness, आर्टिकल 16 कहता है, एक्सेप्ट इन हद केसेस। हद केसेस के अंदर अगर कोई बंदों ने हद वाला केस किया है, यानी जिस क्राइम को करने के बाद, ऑफेंस को करने के बाद हद एप्लीकेबल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा accomplice, ठीक है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया प्योरली इस्लामिक है और उसके अंदर accomplice की जो एविडेंस है वो काबिल कबूल नहीं होगी। अब वो जो 129 बी है, अच्छा उसके बाद वो ये कहता है कि एक्यूज्ड पर्सन को एक विटनेस की एविडेंस के ऊपर भी कन्विक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई बार नहीं है। लेकिन अगर एक accomplice होगा, अगर उसकी स्टेटमेंट दरकार है किसी केस में, यानी कि और हमें कोई विटनेस नहीं मिल रहा उस लेवल का कि जो इतनी डिटेल से हमें बता सके कि एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो आर्टिकल 129 बी, जो इलस्ट्रेशन बी है आर्टिकल 129 की, वो ये कहती है द कोर्ट मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। मे प्रिज्यूम का मतलब ये होगा कि कोर्ट कर सकती है। कुछ आर्टिकल्स हमें कानून शहादत ऑर्डर में मिलते हैं जहां पर लैंग्वेज यूज हुई है शेल प्रिज्यूम, वहां पर कोर्ट बाउंड होगी कि वैसा करेगी। जहां पर मे प्रिज्यूम है वहां पर कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि कोर्ट कर सकती है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर यकीन कर सकती है दैट एनी accomplice इज अनट्रस्टवर्दी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, या कोर्ट ये कह सकती है कि ये अनट्रस्टवर्दी ऑफ क्रेडिट है अनलेस कोरोबोरेटेड इन मटेरियल एविडेंस, ठीक है। लेकिन अगर मटेरियल एविडेंस या मटेरियल पर्टिकुलर्स में उसकी कोरोबोरेशन होती है तो फिर उसकी स्टेटमेंट के ऊपर किसी को कॉन्विक्ट किया जा सकता है। बेसिकली कोरोबोरेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर और भी जो आपको चीजें या पीसीज ऑफ एविडेंस मिल रहे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरफ उस accomplice की स्टेटमेंट है। यानी कि आपको मेडिकल एविडेंस में वैसे ही मिलता है जैसे वो बता रहा है, ठीक है, उससे भी ये साबित हो रहा है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी आपको वैसे ही मिल रहा है। पूरी आप जब उस चेन को मिलाते हैं उस पूरी ट्रांजैक्शन की, तो आपको यही लग रहा है कि नहीं, वो जो accomplice है उसकी स्टेटमेंट ठीक है। तो कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ सोल accomplice की स्टेटमेंट पर किसी भी बंदे को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि वो वैसे ही क्वालिफाइड नहीं है इन स्ट्रिक्ट सेंस एविडेंस देने के लिए, ठीक है। तो आगे इसकी मजीद रीजंस हैं वो हम आगे चलकर देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी मैं बयान कर चुका हूं कि जहां पर आपके पास और कोई उस लेवल का विटनेस या शहादत मौजूद नहीं है और आपको सिर्फ यही बंदा नजर आता है कि भाई ये हमें ठीक बता देगा, अगर हम इसको थोड़ा सा ये कह दें कि भाई हम आपकी सजा कम कर देंगे या बिल्कुल माफ कर देंगे, तो वो हमें सच बताने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस करेगा। अब नेसेसिटी ऑफ कोरोबोरेशन है उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरोबोरेशन जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसको उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्टेड अपॉन हो सकता है कि ना हो अनलेस एंड अनटिल ही इज जज्ड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स या कोरोबोरेटेड इन
मटेरियल पर्टिकुलर्स। तो इसको हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। कहते हैं जी, एन accomplice is likely to swear falsely in order to shift the guilt from himself। ठीक है, तो वो झूठी कसम खा सकता है ताकि जो गिल्ट है वो उस पे से शिफ्ट हो जाए। ओके जी, उसके बाद वो कहते हैं कि एन accomplice is a participator in crime and thus an immoral person। वही पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि he is basically an immoral person। उसके बाद एन accomplice gives his evidence under a promise of pardon or in the expectation of an implied pardon। ठीक है, अब वो प्रॉमिस उससे क्या किया जाएगा, जैसे हमने पढ़ा वादा माफ गवाह, उसका मतलब ही यही है कि वादा किया जाएगा कि हम आपको माफ कर देंगे या सजा कम कर देंगे। ठीक है, तो अंडर अ प्रॉमिस ऑफ पार्डन और इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इम्प्लाइड पार्डन, या फिर उसको एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि मैं अगर हेल्प कर रहा हूँ सिस्टम की तो सिस्टम भी कुछ मुझे रिटर्न करेगा। If he discloses all he knows against those with whom he acted criminally, and this hope would lead him to favor the prosecution। अब इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि नेचुरली ये होगा कि वो प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसके पास एक लालच है कि भाई मुझे इसमें से माफ कर दिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि वो ख्वाम ख्वाह में ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो बातें बताएगा जो जिनका सच से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि वो प्रोसिक्यूशन की आप ये कह लें कि फेवर ले सके। ठीक है, और उसको वहां पर डायरेक्टली फायदा होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इस वजह से यहाँ पर मद्देनजर रखने होंगे कोर्ट को भी कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है, कहीं किसी लालच में आकर तो वो नहीं कर रहा, कहीं वो फॉल्सली सवेयर तो नहीं कर रहा ताकि जो है वो अपने ऊपर से वो जुर्म उतार कर दूसरे के ऊपर डाल दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखना होंगी। उसके बाद है नेचर ऑफ कोरोबोरेशन के, बेसिकली जो हमने बात की कोरोबोरेशन ये किस एक्सटेंट तक होनी चाहिए, इसकी नेचर क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप ये कह लें कि ये केसेस में अप्लाई करेगी। तो कहता है जनरली स्पीकिंग कोरोबोरेशन इज ऑफ टू काइंड्स। फर्स्टली द कोर्ट हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर इज क्रेडिबल इन इटसेल्फ। ठीक है, पहली चीज ये देखनी है कि वो सच भी बोल रहा है या नहीं, उसकी अपनी स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिबल इन इटसेल्फ होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी बाकियों की जो वो बात करेगा उसको तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कोरोबोरेशन हम बाद में देखेंगे हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन पहले उसकी स्टेटमेंट क्रेडिबल होनी चाहिए, वो रेडी टू बिलीव होनी चाहिए। And there is evidence other than the statement of the approver that the approver himself had taken part in the crime। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसने खुद क्राइम में हिस्सा लिया या नहीं लिया। यानी एक तो वो खुद कहता है ना कि भाई मैंने हिस्सा लिया है, कन्फेशन कर रहा है। एक वो कहता है कि उस स्टेटमेंट के अलावा भी हमारे पास एक सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि उस अप्रूवर ने, उस एकम्प्लिस ने क्राइम के अंदर अपना हिस्सा लिया है, यानी उसने भी पार्टेक किया है। ठीक है, तभी तो उसकी स्टेटमेंट पर यकीन किया जा सकता है। वरना तो ये भी हो सकता है कि कोई बंदा किसी को फंसाने के लिए कहता है जी मैं भी उनके साथ ही था, तो आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं जो है वो पूरा का पूरा उनके खिलाफ एविडेंस दूंगा। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सेकेंडली द कोर्ट सीक्स कोरोबोरेशन ऑफ द अप्रूवर्स एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ अदर accused persons in the crime, and this evidence has to be of such a nature as to connect the other accused with the crime। ये बात जो मैंने पहले भी कही कि फिर जब ये स्टेज क्लियर हो जाएगी कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो रेडी टू बिलीव है, वो क्रेडिबल है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो दूसरों के बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो अब वो एविडेंस भी या वो स्टेटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर सेंस बन रहा हो, एक लॉजिक नजर आ रही हो, और वो उस दूसरे एक्यूज्ड पर्सन को उस ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी काम आए। तो ये सारी चीजें उस स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोरोबोरेशन होनी चाहिए कि भाई पहली स्टेटमेंट जो अपने बारे में दे रहा है उसकी उसकी भी कोरोबोरेशन हो बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस, और वो जो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कन्फेशन कर रहा है दूसरे के बिहाफ पे, जैसे आर्टिकल 43 ऑफ क्यूएसओ में है, उसकी भी इंडिपेंडेंटली कोरोबोरेशन होनी चाहिए। किसी दूसरे तरीके से भी हमें पता चलना चाहिए कि वो सच बोल रहा है।
उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द corroboration नीड नॉट बी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द एक्यूज्ड। डायरेक्ट एविडेंस होता है कि जहां पर हमें किसी और पीस ऑफ एविडेंस की जरूरत ही ना पड़े, वो एविडेंस हमारे पास आ जाए और उसे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई इसी बंदे ने जुर्म किया हुआ है, इसी बंदे ने ऑफेंस किया हुआ है। अब कहते हैं जो कोरोबोरेशन है ना स्टेटमेंट की, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर तो वो डायरेक्ट एविडेंस होगा तो फिर तो हमें एक्म्प्लिस की स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमें पहले ही हमारे पास उस लेवल का एविडेंस मौजूद है कि हम अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं और एक्यूज पर्सन को सजा दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट एविडेंस हो भी सकता है। If it is merely circumstantial evidence of his connection with the crime, it will be sufficient। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट के बजाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, यानी हमें हालात से ये लग रहा है कि भाई ये चीज उसको कनेक्ट कर रही है, तो that will be okay, that will be sufficient। The corroboration need not consist of evidence which standing alone would be sufficient to justify the conviction of the accused। वही बात जो हमने पहले भी की कि जो corroboration है, ठीक है, वो उस एविडेंस के ऊपर मबनी बेशक ना भी हो कि जो एविडेंस अलोन, ठीक है, तने तनहा वो उस एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए काफी होगा। ठीक है, इफ दैट वर द लॉ इट वुड बी अननेसेसरी टू एग्जामिन एंड अप्रूवल। क्योंकि जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है वो अगर हमारे पास इस लेवल का आ जाता है कि सिर्फ उसकी बेस पर हम एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर सकें, तो फिर अप्रूवर की हमें जरूरत ही नहीं है, उसकी स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अप्रूवर की एकम्प्लिस की स्टेटमेंट हम तब ले रहे हैं जब हमारे पास उस लेवल का एविडेंस मौजूद नहीं होता। ओके जी, उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ एकम्प्लिस की। प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री, यानी प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसने खुद वो काम किया है। The principal offender of first degree is a person who actually commits the crime. The principal offender of the second degree is a person who either abets or aids the commission of the crime। ठीक है, मदद करता है या अबेट करता है, यानी कि जैसे अगर कोई आप कह लें कि कत्ल करने जा रहा था एक बंदा, दूसरे ने उसको अपनी पिस्टल दे दी कि आप ये पिस्टल ले लें, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर काम करती है। या आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो ये एडिंग दी ऑफेंस है, कमीशन ऑफ क्राइम है। अबेटमेंट क्या होती है? उकसाना। ठीक है, कि किसी ने किसी को कहा, ठीक है, इंड्यूस किया, उकसाया उसको कि भाई जाओ उसको कत्ल करो, उसने तुम्हारे साथ ये किया था, ये किया था, अब इंसाफ का तकाजा ही है कि तुम जाके उसको मार दो। तो इस तरीके से ये एकम्प्लिस होंगे, दोनों सिचुएशन में एकम्प्लिस। उसके बाद है एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, दे आर द पर्सन हु अबेट, incite, procure or counsel for the commission of a crime and they do not themselves participate in the commission of the crime। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल जो आप देखते हैं कि खुदकुश धमाके, ठीक है, इस तरीके की चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, या फिर ये आप कह लें कि इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं जहां पर एक ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद फिर ये चीजें की जाती हैं। ठीक है, खुद तो वो लोग ब्रेन वॉशर्स जो हैं वो उसके अंदर हिस्सा नहीं लेते, लेकिन दूसरे लोगों को वो इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं। तो ये एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट है, यानी क्राइम होने से पहले किसी को एक्सेस करना। उसके बाद है आफ्टर द फैक्ट, इसके अंदर बेसिकली आ जाएंगे हार्बरिंग, यानी पनाह देना, ठीक है, ऑफेंस कमिट होने के बाद मदद करना, उनको जो है फूड या शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक हो गया, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। दे आर द पर्सन who receive or comfort or protect persons who have committed the crime knowing that they have committed the crime। पता है कि ये बंदा क्राइम करके आ रहा है, लेकिन उनको शेल्टर देना, प्रोटेक्शन देना, कंफर्ट देना। ठीक है, इफ दे हेल्प दी एक्यूज्ड। अब कंफर्ट इस वजह से कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो तो लॉ की ये डिमांड है कि आप उसको डिस्करेज करें, उसको कानून के हवाले करें, ना कि उसको कंफर्ट करें। ठीक है, if they help the accused in escaping from punishments or help him from not being arrested। ये different offenses हैं, यानी कि escape from punishment, इसमें ये नहीं है कि आप किसी को अपने घर में रख लें, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप एविडेंस को जो है वो टेम्पर करें, उसके खिलाफ जो मटेरियल था उसको गायब कर दें, या फिर आप किसी दूसरे बंदे को स्क्रीन कर दें, दूसरे बंदे के खिलाफ आप एक
FIR या स्टोरी बना दें ताकि इस बंदे पे से ध्यान हट जाए, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन इसमें हो सकती है। और हेल्प हिम फ्रॉम नॉट बीइंग अरेस्टेड, या फिर आप उसको अरेस्ट होने से बचाते हैं, कहीं पे छुपा दिया, कहीं पे भेज दिया, कोई आइडिया दे दिया, कभी तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम अरेस्ट नहीं होगे, ये भी इसमें आ जाएगा। सच पर्सन आर नॉन एज हार्बरर्स, तो इसके हवाले से सेक्शन 52A है गालबन पीपीसी का, जो कि हार्बरिंग की बात करता है कि हु इज हार्बरर, या हार्बरिंग ऑफ ऑफेंस क्या होती है। These persons can be accomplices because all of them are participants in the commission of the crime in some way or the other. तो ये सारे के सारे accomplices हैं। Therefore, any one of them can be an accomplice. तो इनमें से कोई भी बंदा उसको accomplice के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन है। बेसिकली हमारा जो कानून शहादत वाला पार्ट था वो वहां पर खत्म होता है, और अब ये बेसिकली सीआरपीसी वाला पार्ट हम शुरू करने लगे हैं। कहते हैं द प्रोसीजर ऑफ टेंडरिंग पार्डन टू एन accomplice इज प्रोवाइडेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, दी कोड के नाम से हम इसको जानेंगे इसके बाद। सेक्शन 337 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर टेंडरिंग पार्डन टू accomplice बाय द प्रोसिक्यूशन थ्रू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स प्री ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तीन स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हो सकता है, इंक्वायरी के दौरान भी, और ट्रायल के दौरान भी। It implies a condition that in cases of hurt or qatl, the victim or heirs of victim shall give consent for tendering such pardon by the prosecution. तो बेसिकली जो कत्ल है, कत्ल भी आपको पता है कि एक ये इसके बाद जो राइट होता है हर एक तरह के, वो हो जाते हैं लीगल एयर्स के पास, ठीक है। इसके अलावा जो हर्ट केसेस होते हैं उसके अंदर विक्टिम खुद होता है, वो बताएगा कि आगे क्या करना है, किसास इन्फोर्स करना है या नहीं करना, मैंने बदले सुन लेना है या किसी को माफ करना है, ठीक है। तो स्टेट उसके बिहाफ पर सिर्फ तब कर सकती है जब वो इन चीजों की इजाजत देगा। तो इसी तरीके से पार्डन बाकी केसेस में प्रोसिक्यूशन कर सकती है, लेकिन कत्ल या फिर आप कह लें कि हर्ट का केस होगा जहां पर वो एक्यूज पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसका पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वहां पर अगर वो कॉन्सेंट देगा तो फिर पार्डन ग्रांट किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। Where an accused is tendered pardon to be an accomplice, he is produced before the magistrate for recording his statement, ठीक है। तो जहां पर उसको फिर पार्डन ग्रांट कर दिया जाता है, तो फिर वहां पर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएंगे ताकि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सके एज अ विटनेस, ठीक है। आगे कहता है एट दिस ईव द एक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड टू गिव फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंसिडेंट विद इन हिज नॉलेज सो एज टू रीच द रियल कल्प्रिट्स ऑफ द ऑफेंस। बेसिकली ये कंडीशन है पार्डन ग्रांट करने की। कंडीशन क्या है कि भाई वो फुल और ट्रू, ठीक हो गया, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर वो देगा कि जो भी हुआ था। एक तो कंप्लीट बात बताएगा, पूरी बात बताएगा, और दूसरा सच्ची बात बताएगा, ठीक है, कि बेसिकली क्या हुआ था। और उसके बाद व्हेन पार्डन इज ग्रांटेड टू एन एक्यूज्ड हु इज इन कस्टडी, he shall remain in custody till finalization of the trial, where the accomplice is on bail he shall continue to be on bail, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि कस्टडी से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसको बिल्कुल आजाद नहीं कर सकते। अगर बेल पर होगा तो वो किसी प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में होगा, क्योंकि बेल का यही कॉन्सेप्ट है कि कस्टडी शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम कोर्ट टू दी श्योरिटी। और अगर वो कोर्ट की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा जब तक ट्रायल फाइनल ना हो जाए। ये भी खतरा होता है कि जब कोई बड़े लेवल की केसेस हों तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है कि जो दूसरे एक्यूज पर्सन हैं वो उसको मरवा देंगे कि भाई उसने झूठ क्यों बोला, ठीक है, या फिर फर्दर भी उनको खतरा हो सकता है। और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो उसको वापस जो है अप्रूवर से एकम्प्लिस भी बनाया जा सकता है। इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होगी कोर्ट पर। ओके, अब कहते हैं सेक्शन 338 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस, 337 में मैजिस्ट्रेट था, यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस आ गया। एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट पास्ड ड्यूरिंग ट्रायल में टेंडर पार्डन टू एन accomplice और ऑर्डर द प्रोसिक्यूशन टू
tender pardon to an accomplice on the same conditions as provided in section 337 of the code. तो उन्हीं कंडीशंस के ऊपर भी ये कोर्ट्स भी पार्डन कर सकती हैं, जहां जो कंडीशंस हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े 337 में. द पार्डन टू एन accomplice इज ऑलवेज टू बी ग्रांटेड इन राइटिंग. अब ये इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो ये कि राइटिंग के अंदर वो ऑर्डर आएगा जहां पे पार्डन ग्रांट किया जा रहा है, एंड रीजंस शैल आल्सो बी गिवन, और वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा, यानी कि उसकी रीजंस भी लिखी जाएंगी कि भाई हमने उसको पार्डन क्यों ग्रांट किया. ठीक है. फॉर सच पार्डन द स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर और accomplice इज रिकॉर्डेड जस्ट एज अ विटनेस ऑन ओथ. ठीक है. तो उसकी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि फिर वो गवाह बन जाता है ना, हमने पहले भी बार बार पढ़ा, सुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह, तो वो गवाही दे रहा है, उसका स्टेटस जो है वो अब एक्यूज्ड पर्सन का नहीं रहा, बल्कि अप्रूवर बनने के बाद ही विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस. ठीक है. और ओथ के ऊपर आकर वो गवाही देगा इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ QSO as he being a competent witness, और यही समझा जाएगा कि वो competent witness है. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो सेक्शन 3 है वहां पर तस्कियत शहूद का तो जिक्र है, लेकिन आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि जब हमें कोई ऐसा विटनेस ना मिले तो जरूरत पूरी करने के लिए हम किसी भी बंदे को लाकर गवाही के लिए खड़ा कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी. अब कहता है एज पर सेक्शन 339 ऑफ द कोड द प्रोसिक्यूटर certifies that the accomplice has not complied with the pardon accepted by him, then accomplice is liable to be tried for the same offense for which he has been pardoned or any other offense for which he is found guilty. अब वही बात जो मैंने पहले बताई कि अगर प्रोसिक्यूटर ये सर्टिफाई करता है कि भाई जिस कंडीशन के ऊपर पार्डन दी थी उस कंडीशन को तो उसने ब्रीच की है, तो अब वापस वो अप्रूवर से एकम्प्लिस बन जाएगा और उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा उसी ऑफेंस के लिए. या अगर कोई और ऑफेंस उसने कमिट किया है तो उसके लिए और ऑफेंस क्या होगा, हो सकता है कि वो आके झूठी गवाही दे दे, सच ना बोले कोर्ट में, तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन जाता है. तो फिर उसको दो दो ऑफेंस के लिए भी ट्रायल किया जा सकता है. एक तो उस ऑफेंस के लिए जो पहले से जिसके लिए वो चार्ज है, जिसके अंदर वो एकम्प्लिस है, और एक ये ऑफेंस झूठी गवाही देने का. ठीक है. तो दोनों भी हो सकते हैं. His trial shall be separate from other co-accused. ये भी एक कंडीशन है कि co-accused के साथ उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा. ठीक है. The law also provides right to such approver that he may plead that he has complied with the conditions of pardon, and the prosecution has to prove that accomplice has not complied with such conditions, and the court shall decide the question. अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर के सर्टिफाई करने से काफी नहीं होगा, बल्कि प्रोसिक्यूटर को ये बताना भी पड़ेगा और एविडेंस भी देना पड़ेगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है. हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ और हो और सरकमस्टांशियल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस और एविडेंस वो उसके खिलाफ जा रहा है, वहां पर शक पैदा हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन फिर प्रोसिक्यूटर क्रिएट करेगा जो कि उसको साबित भी करना होगा. तो फिर कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनकर फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है. The statement made by such person being approver may be used against him in such trial. अब जो स्टेटमेंट उसने की है, ठीक हो गया, अप्रूवर बनने के बाद वो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है. बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि उसने कन्फेशन भी तो की है. पहली चीज ही यही थी कि हमने ये सर्टन करना है कि भाई उसने जुर्म किया भी है या नहीं किया. तो पहली चीज तो वो बताएगा ये कि भाई मैंने मिलके जुर्म किया, तो ये चीज उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है. If the prosecution or the court deems that the accused has given false evidence, then he may be tried for such false evidence with permission of the High Court. यही बात जो मैंने यहाँ पर की थी, तो permission of the High Court के मुताबिक उसको झूठी गवाही देने के लिए भी ट्रायल किया जा सकता है. उसके बाद है इन सेक्शन 339A of the code it is provided that prior to start of trial on the basis of statement of an approver, the court shall record the plea of such approver that he has complied with the pardon tendered to him. यानी कि स्टेटमेंट शुरू करने से पहले कोर्ट क्या करेगी कि उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी. ठीक है. एक स्टेटमेंट तो वो है ना जहां पर वो बताएगा कि ये जुर्म हमने कैसे किया. ठीक हो गया. तो उससे पहले एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी उसकी, जिसमें वो ये कहेगा कि जो जिस कंडीशन के ऊपर मुझे पार्डन टेंडर किया गया था, मैंने उसको कंप्लाई विद किया है, मैंने उन सारी चीजों पर अमल किया है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ. ठीक है.
एंड रिकॉर्ड हिज एविडेंस एज विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन। उसके बाद फिर उसका एविडेंस विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन के तौर पर किया जाएगा, जिसको हम पीडब्ल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीडब्ल्यू के अंदर जो कंप्लेनेंट है वो भी आ जाता है, मेडिकल ऑफिसर आ जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ जाता है, और बाकी जो भी पार्टी जिसने वो चीज देखी हो वो भी आ जाता है। और फिर ये पीडब्ल्यू ये भी आ जाएगा जो accomplice है। If the court finds during trial that the approver has complied with conditions, he shall be acquitted। ठीक है, और उसके बाद अगर उसने पूरी तरीके से कंडीशंस के साथ कंप्लाई विद किया है तो उसको फिर एक्विट कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। अब एक दफा हम पॉइंट वाइज ब्रीफ इसको देख लेते हैं ताकि पॉइंट जहन में रह जाएं। अ co-accused may be tendered pardon to give true and full circumstances of an offense। Such person must be given in writing the pardon with conditions and reasons mentioned। अभी जो हमने पढ़ा कंडीशन और रीजंस बताई जाएंगी, पार्डन किन कंडीशन पे दिया जा रहा है और रीजन भी बताया जाएगा। Under section 337 of the code, the prosecutor may tender pardon at any stage before judgment is passed। जजमेंट पास होने से पहले किसी भी स्टेज पर पार्डन ग्रांट किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 338 ऑफ द कोड हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन वो कर सकते हैं। हद केसेस में अवेलेबल नहीं है पार्डन, ठीक है। और इंजरी और कत्ल केसेस में लीगल एयर या फिर विक्टिम की मर्जी से पार्डन ग्रांट किया जाएगा। अगर वो कस्टडी में है तो वो कस्टडी में ही रहेगा जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता। बेल में है तो फिर वो बेल में रहेगा, ठीक है। अगर तो प्रोसिक्यूटर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने कंडीशंस को कंप्लाई विद नहीं किया, ठीक है। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले अप्रूवर की प्ली ली जाएगी कि भाई मैंने सारी कंडीशन से कंप्लाई विद किया है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है एज अ विटनेस ली जाएगी और ओथ पर ली जाएगी। इसके अलावा जो है वो उसके स्टेटमेंट उसके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि उसने खुद भी वो जुर्म किया है, इस हवाले से कन्फेशन भी करेगा। अब ट्रायल जो है वो ज्वाइंटली कभी भी नहीं किया जाता, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अगर ट्रायल इसका ज्वाइंटली किया जाएगा तो फिर वो ट्रायल प्रेजुडिस होने का खदशा है। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अप्रूवर हैज कंप्लाइड विद कंडीशंस ही शैल बी एक्विटेड। और अगर उसने कंप्लाई विद किया है तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।